जय हिंद साथियों। आज 28 सितंबर को पूरा भारतवर्ष भगत सिंह जी की जयंती मना रहा है। तो मैं भी आज उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए, भगत सिंह जी की जयंती जन्मदिवस मनाने के लिए अपने स्कूल में एक शुभ अवसर के तौर पर एक प्रोग्राम को कर रहा हूँ। तो आइए चलिए आप लोगों को लेकर चलता हूँ, उनकी कुछ झलकियाँ, उनके इतिहास, उनके जीवन के बारे में बताता हूँ। गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आज 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है। लेकिन यह जयंती क्यों मनाई जाती है? भगत सिंह की जयंती हम लोग क्यों मनाते हैं? वो कौन थे? इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। कौन है भगत सिंह, उनका जीवन कैसा रहा है, उन्होंने क्या किया है हमारे लिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। वो स्टोरी आप लोग जानना चाहेंगे? 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में भगत सिंह जी का जन्म होता है। भगत सिंह अपने माता विद्यावती कौर और अपने पिता किशन सिंह जी के प्रथम पुत्र हैं। ठीक है। और जब वह जन्म लेते हैं तो उन्हें, उनकी जो दादी थी वो उन्हें बहुत ज़्यादा भागो वाले कह के पुकारती है। इन्हीं की वजह से उनका नाम आगे चलकर भगत सिंह पड़ता है। अब उनको भागो वाले क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी दिन, उनके जन्म के दिन ही भगत सिंह के पिता किशन सिंह जी जेल से रिहा होते हैं। वो जेल क्यों गए हुए थे? तो भगत सिंह की तरह ही उनके पिताजी भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता हम लोगों को दिलाने के लिए, हमारे देश को दिलाने के लिए वह जेल गए हुए थे। और इसी क्रम में वह उसी दिन 28 सितंबर 1907 को जेल से रिहा होते हैं और उसी के पश्चात भगत सिंह जी का जन्म होता है। इसीलिए भगत सिंह जी की दादी उनको भागो वाले कह के पुकारती है और फिर इसी से उनका नाम रखा जाता है भगत सिंह। भगत सिंह बचपन से ही बहुत हंसमुख मिजाज के थे, बहुत खेल खेला करते थे और अक्सर अपने पिताजी के साथ में वह खेतों में जाया करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वही बंगा गांव से ही हुई और जब वह अपने प्राथमिक जीवन में थे, जब वह आप जैसों की तरह छोटे बच्चे थे, तो वह क्रांति के लिए खेल खेला करते थे। क्रांति के लिए खेल मतलब कि वह अपने दोस्तों के साथ में खुद एक स्वतंत्रता सेनानी बनते थे और अपने दोस्तों को अंग्रेज का रूप धारण करने के लिए कहते थे तथा अपने दोस्तों को से फिर देश को छोड़ने के लिए एक नाटक की तरह वो खेल खेला करते थे।
इसका मतलब यह हम कह सकते हैं कि भगत सिंह बचपन से ही स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी विचारधाराओं के थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद फिर वह आगे की पढ़ाई के लिए दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जहां से वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जब वह छोटे बच्चे ही थे, आप लोगों के जैसे ही थे, तो अपने पिताजी के साथ में खेतों में जाया करते थे घूमने के लिए, अपने पिताजी का हाथ बटाने के लिए। तो एक दिन क्या होता है कि उनके पिताजी खेत में उनको लेकर के जाते हैं भगत सिंह जी को, और उनके पिताजी खेत में काम करने लगते हैं। तो वह देखते हैं दूर से, थोड़ी दूर से, कि भगत सिंह जी है वो बंदूक की आकार की लकड़ी को जमीन में बो रहे होते हैं। तो भगत सिंह के पिताजी आते हैं उनके पास और कहते हैं कि भगत ये क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह कहते हैं कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ, मैं इन बंदूकों की मदद से अंग्रेजों को यहाँ से भगा दूंगा अपने भारत देश से। तो जब उनके पिताजी यह बात सुनते हैं तो वह बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, और जब जाकर उनके पिताजी घर में ये सारी बातें बताते हैं तो उनकी माँ चिंतित हो जाती है कि मेरे पति और भगत सिंह के पिताजी जो पहले से ही क्रांतिकारी हैं, अब हमारे घर में एक और क्रांतिकारी हो गया। अब हमारे घर को संभालने वाला ना जाने कौन संभाल पाएगा। तो उनकी माँ चिंतित रहने लगती है कि मेरे जो ये पहले पुत्र हैं वो भी अब स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर हो जाएंगे। तो इसके बाद भगत सिंह अपनी आगे की पढ़ाई के लिए महाविद्यालय कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज में उनकी मुलाकात होती है चंद्रशेखर आजाद जी से। चंद्रशेखर आजाद कौन? चंद्रशेखर आजाद जी हमारे देश के एक और सबसे बड़े क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो भगत सिंह कॉलेज में ही स्वतंत्रता के लिए इतने ज्यादा प्रभावी हो गए थे कि वह लेख लिखना शुरू कर चुके थे। वो लेख ऐसे लिखा करते थे कि उनके लेखों को पढ़ के, उनके आर्टिकल्स को पढ़ के सारे लोग जो थे वह स्वतंत्रता के लिए एकजुट होने लगे थे। धीरे धीरे करके भगत सिंह के साथ में और उनके साथी जुड़ते गए, जैसे सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। और फिर कुछ समय के बाद भगत सिंह अपनी एक पार्टी बनाते हैं। पार्टी का नाम रखते हैं भारत रिपब्लिकन एसोसिएशन, भारत सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस पार्टी से लोग जो भी वहाँ के कार्यकर्ता थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ये सभी लोगों को जागरूक करते थे स्वतंत्रता के लिए। तो एक दिन क्या होता है कि भगत सिंह के जो सबसे बड़े गुरु थे, जिनको वह अपनी पिता के समान मानते थे, लाला लाजपत राय जी, वह साइमन कमीशन के लिए आंदोलन कर रहे होते हैं गुजरात में। तो आंदोलन करने के दौरान भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ के जो पुलिस अधिकारी रहते हैं, स्कॉट, उनको ऑर्डर दिया जाता है कि आप इस भीड़ को खाली करवाएं, आपको चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। तो स्कॉट जाते हैं और उस भीड़ को खाली करवाने लगते हैं। उस दौरान लाला लाजपत राय जी के सिर में चोट लगती है और चोट के कारण अस्पताल में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु से भगत सिंह इतने आहत होते हैं कि उन्होंने प्रतिघात का फैसला किया। प्रतिघात मीन्स बदला। तो उन्होंने अपने सारे साथियों के साथ में एक प्लान बनाया। प्लान यह था कि हमें स्कॉट को मारना होगा। स्कॉट को इसलिए मारना है क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय जी को मारा है। लाला लाजपत राय जी कौन? तो वो उस समय के सबसे बड़े नेता, गरम दल के सबसे बड़े नेता, जो ऐसे क्रांतिकारी विचारधाराएं रखते थे, उनके लिए पिता के स्वरूप थे। तो सभी ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो प्लान बनाते हैं कि जब स्कॉट अपने थाने से बाहर निकलेगा तो उसकी
उसको देख करके, उसका प्लान बना करके उसको शूट किया जाएगा एंड देन सबको बताया जाएगा कि हमने लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला ले लिया है। तो ऐसा ही होता है, सभी लोग जासूसी अपने कामों में लग जाते हैं, उनकी रेकी की जाती है कि कब स्पॉट बाहर आता है थाने से। लेकिन यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त जी से एक चूक हो जाती है, यह देखने के लिए कि सॉन्डर्स कब अपने थाने से बाहर निकलता है। बटुकेश्वर दत्त जी को थाने के बाहर पहरेदारी के लिए रखा जाता है, लेकिन बटुकेश्वर दत्त जी लाला लाजपत राय जी को देखने की जगह सॉन्डर्स को पहचानते हैं और सॉन्डर्स के लिए हाँ कह देते हैं कि यही है जिन्होंने लाला लाजपत राय जी को मारा है। तो इसके बाद भगत सिंह जाते हैं और उनपे धड़ाधड़ गोलियां चला देते हैं और वहां पर नारे लगाते हैं, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, लॉन्ग लिव। रिवॉल्यूशन। हमने लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला ले लिया है। इतना कहकर वो अपने कॉलेज दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की ओर भाग खड़े होते हैं, क्योंकि यह कॉलेज उनका था जहाँ से वो पढ़ रहे होते हैं। तो इसके बाद अंग्रेज उन्हें वहाँ पर ढूंढ नहीं पाते हैं। इसके बाद एक नियम पारित होने वाला था, जिसके लिए असेंबली में एक मीटिंग रखा गया था। तो फिर प्लान बनाया जाता है कि हमने जब ये इतना बड़ा कार्य किया है, फिर भी अंग्रेज हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। तो भगत सिंह कहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है, तो हम असेंबली में धमाका करेंगे और उस असेंबली में बोला जाएगा कि हमारी मांगे जायज हैं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यह देश हमारा है, अंग्रेजों का नहीं। तो फिर इसके लिए प्लानिंग किया जाता है कि आखिर असेंबली में जाकर के बम कौन फेंकेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हाथ खड़े करने वाले भगत सिंह होते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद उनको कहते हैं कि भगत, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अगर तुम वहां पर जाते हो तो तुम्हें अपनी गिरफ्तारी देना पड़ेगा और मैं अपनी पार्टी से इतने प्रभावी कार्यकर्ता को नहीं खो सकता हूं। तो भगत सिंह कहते हैं कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो जो विचारधाराएं हैं उन्हें कोई और अच्छे से नहीं व्यक्त कर पाएगा, तो इसीलिए मुझे जाना जरूरी है। तो इसके बाद चंद्रशेखर आजाद तैयार हो जाते हैं और फिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव असेंबली में जाते हैं। और जब असेंबली में मीटिंग हो रहा था तो खाली जगह को देख करके वहां पर बम को फेंका जाता है, लेकिन बम ऐसा बनाया गया था कि उसे किसी एक व्यक्ति को चोट तक नहीं लगती है, सिर्फ उस बम से धुआं निकलता है और आवाज होती है। इसके बाद भगत सिंह वहां पर अपना पर्चा फेंकते हैं। उस पर्चे में लिखा हुआ था कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब है कि हमें हमारे देश में लोकतंत्र चाहिए, हमें हमारे देश से अंग्रेज जाने चाहिए, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ पर कोई राज्य, कोई राजा का शासन नहीं होगा, लोकतंत्र का शासन होगा। ऐसे पर्चे फेंके जाते हैं एंड नारे लगाए जाते हैं और उसके बाद भगत सिंह और उनके साथी अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। गिरफ्तारी के बाद उनको जेल ले जाया जाता है और तकरीब 2 साल तक उनका केस जो है वो ट्रायल में चलता है। ट्रायल में चलने का मीन्स कि उनके केस को लड़ा जाता है और अंत में उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन उनको फांसी की जो सज़ा थी, जो तिथि निर्धारित किया गया था, वो 24 मार्च 1931 निर्धारित किया गया था। लेकिन चूँकि भगत सिंह इतने प्रभावी स्वतंत्रता सेनानी थे, इतने प्रभावी क्रांतिकारी थे, तो उनके जो शुभचिंतक थे, उनके जो चहेते थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, वह उस लाहौर जेल के चारों ओर उस रात जमा होने लगते हैं ताकि हम भगत सिंह की फांसी को रोक सके और उनको छुड़ा सकें। तो जब जेल अधिकारी को यह पता चलता है कि जेल के चारों ओर इतने सारे लोग
भीड़ इकट्ठा होने लगे हैं। तो आनन फानन में जो जेल के अधिकारी होते हैं वो 24 मार्च की जगह 23 मार्च 1931 को ही शाम के समय में ही भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने के लिए तैयार करते हैं, जबकि उनकी फांसी का जो समय होता है वो 24 मार्च होता है। तो शाम के समय में उन्हें भगत सिंह के बैरक में जाया जाता है, जो उनका जेल का कोठरी जो रूम रहता है उनमें जाया जाता है और कहता है कि भगत अब तुम्हारा समय आ गया है। तो भगत सिंह पढ़ने में इतने प्रभावी होते हैं, पढ़ने में इतने आगे होते हैं कि वो अपने मृत्यु के समय भी एक पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, एक किताब पढ़ रहे होते हैं, और उस किताब का शीर्षक था लेनिन की ऑटोबायोग्राफी। लेनिन कौन है? तो लेनिन इटली का एक समाजवादी नेता था, ठीक है, जो साम्यवादी विचारधाराओं का था। उसका भी मानना था कि जो देश है उसमें सभी को एक समान देखा जाए, सभी का हक अधिकार एक जैसा हो। तो उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी, उन्हीं की जीवनी को भगत सिंह पढ़ रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि एक क्रांतिकारी अभी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, तो कृपया मुझे आखिरी के पन्ने को पढ़ने दिया जाए और मुझे उनसे मिलने दिया जाए। तो यह उनकी आखिरी इच्छा होती है। तो फिर उनको यह पुस्तक पूरी पढ़ने दी जाती है और उसके बाद वह पुस्तक को भगत सिंह पूरी पढ़ते हैं और हवा में उछाल देते हैं। और उसके बाद वह अपने जेल, अपने बैरक से बाहर निकलते हैं और फिर अपने साथियों के साथ में मिलते हैं। और साथियों के साथ में मिलने के बाद मृत्यु के समय पर सभी लोग डर या सहम जाते हैं, लेकिन उनके साथी और भगत सिंह इतने निडर थे कि वह फांसी वाले स्थान पे जाने तक गाने गुनगुना रहे थे। गाने के बोल थे कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ठीक है। वो इतने प्रभावी, इतने निडर थे कि मृत्यु से उन्हें कभी डर नहीं लगा। तो फिर अंत में उन्हें फांसी वाले स्थान पर ले जाया जाता है और उन्हें फांसी में चढ़ा दिया जाता है। लेकिन चूंकि वह इतने बड़े, इतने प्रभावी कार्यकर्ता, इतने क्रांतिकारी थे, तो किसी तरीके से जेल के बाहर के लोगों को यह बात पता चल जाती है कि भगत सिंह जी को फांसी दे दिया गया है। तो इसके बाद भगत सिंह को किसी तरीके से गाड़ी में ऐसे ही रखा जाता है और उसे फिर पंजाब के ही सतलज नदी के किनारे अग्नि में समाहित किया जाता है, जैसे तैसे कच्ची पक्की लकड़ियों के साथ में। लेकिन जब वहाँ के गांव वाले देखते हैं कि इतनी ज़्यादा मात्रा में आग की लपटें उठ रही हैं, तो फिर गांव वाले वहाँ पर पहुँचते हैं नदी के किनारे। तो अंग्रेज गांव वालों को देख करके भाग खड़े होते हैं। फिर गांव वाले वहाँ पर देखते हैं कि ये तो भगत सिंह है, सुखदेव राजगुरु हैं। तो फिर उनकी चिता को बुझाया जाता है, उनकी आग को बुझाया जाता है और फिर उन्हें पूरे सम्मान के साथ 24 मार्च 1931 को पूरे सम्मान के साथ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अग्नि के हवाले किया जाता है। उनको पंच तत्व में लीन किया जाता है। और इस तरीके से भगत सिंह चूँकि शहीद हो गए, लेकिन उनकी विचारधाराएं आज भी पूरे भारतवर्ष में जितने भी युवा वर्ग है उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। आज भारत का शायद ही कोई ऐसा युवा होगा जो भगत सिंह को अपना आदर्श ना मानता हो, भगत सिंह की विचारधाराओं से खुद को जोड़ता ना हो। इसका कारण यह है कि भगत सिंह अपनी इस मात्र 23 वर्ष की उम्र में जो उन्होंने किया वो शायद ही आज कोई कर पाए। तो इसीलिए आज हम उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर उनके जन्म दिवस, उनकी जयंती को मना रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आगे चल करके उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके विचारधाराओं को सुनेंगे, विचारधाराओं को समझेंगे और जो उनका जो सपना था अखंड भारत का, उस सपने को साकार करने के लिए आप लोग हमेशा परस्पर तत्पर रहेंगे
और उनके सपने को साकार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।